नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी फार्मूला सेट, नेता होंगे एडजस्ट। जी हां, बीजेपी जल्द ही निगम मंडलों और अन्य समितियों में खाली पड़े पदों को भरने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने एक फार्मूला भी सेट किया है। 30% ऐसे नेताओं को पद दिए जा सकते हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो जल्द ही बीजेपी नियुक्तियों का पिटारा खोलने जा रही है। हालांकि कांग्रेस इस पर तंज कस रही है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी किन नेताओं को कहां एडजस्ट करेगी। क्या परफॉर्मेंस के आधार पर ही नेताओं को पद मिलेंगे? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में जल्द खुलेगा नियुक्तियों का पिटारा। 30 और 70 के फॉर्मूले से होगा पदों का बंटवारा। प्रभारी मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने के बाद अब निगम मंडलों समेत कई समितियों में बीजेपी नियुक्तियों का पिटारा खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, लिहाजा ये अटकलें और भी तेज हैं कि जल्द ही बीजेपी सरकार खाली पड़े पदों को भरेगी। इन पदों को भरने के लिए बीजेपी 30 और 70 का फॉर्मूला अपनाएंगी। इनमें 30% नेता वो होंगे जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। जाहिर है कि प्रदेश में बीजेपी ने सभी समितियां भंग कर दी हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्द ही एल्डरमैन, कैबिनेट, दर्जा प्रभार मंत्री वाली सभी समितियों का गठन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, और रही बात निगम मंडल में आयुक्तियों की, तो ये हमारी सरकार का निर्णय होगा कि कौन किस पद पर विराजमान होगा। जिस प्रकार से हमारे संगठन के लोग हमेशा कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति के लिए कार्य और हर कार्य के लिए कार्य करता है, तो निगम मंडल की भी नियुक्तियां जल्दी होंगी। जिसकी जो कार्य क्षमता होगी उसके अनुसार उसे वो निगम मंडल दिया जाएगा। रही बात कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए नेताओं की अगर बात करें, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, और अगर उनकी कार्यक्षमता उस प्रकार की होगी तो अवश्य उनको भी निगम मंडल में जगह दी जाएगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ऐलान किया था कि जो नेता जितने ज्यादा सदस्य बनाएगा उसे उतना ही बड़ा पद मिलेगा। ऐसे में जो विधायक मंत्री बनने से रह गए थे, अब उन्हें एक बार फिर से निगम मंडलों के जरिए सरकार में एंट्री का मौका मिल सकता है, खासकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के फॉर्मूले पर तंज कस रही है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी मध्य प्रदेश सहित 70% कांग्रेस में ही होगी। दिल्ली से लेके यहाँ तक कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी पर कब्जा कर लिया है। जो बीजेपी का ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जिसने बड़ी परिश्रम मेहनत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई है, इस समय सबसे ज्यादा दुखी वो है। अब बीजेपी नियुक्तियों का पिटारा खोलने जा रही है, तो इस पर सियासत होना भी लाजमी है। लेकिन बीजेपी नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं। अपनी अपनी लाइन जमाने में वो लग चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी किन नेताओं को इन समितियों के जरिए एडजस्ट करेगी, और ये 30-70 का फॉर्मूला क्या कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को संतुष्ट कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। बीजेपी में नियुक्तियों का इंतजार हो रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि एक नाराज़गी की वजह ये भी थी कि कांग्रेस से आए ज़्यादातर लोग पद पा गए थे और बीजेपी के खाटी कार्यकर्ताओं को वो मौका नहीं मिला था। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने फार्मूला निकाल लिया है 30-70 का। 30% कांग्रेस से आए लोगों को पद दे दिए जाएंगे, 70% बीजेपी के लोग रहेंगे। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा तो कह रहे हैं कि 70% तो कांग्रेस ही है बीजेपी में, तो फिर कहां से लाएंगे? बाकी के लोग तो नाराज हैं, और इस फार्मूले से पिछले बार जैसी नाराजगी नहीं होगी क्या? देखिए, कुल मिलाकर के वो इस समय जो राजनीतिक टिप्पणियां होती हैं वो अलग है,
लेकिन एक जमाना हुआ करता था कि सारे दलों को जो निर्माण किया है वो सब कांग्रेस में ही थे। लोहिया जी भी कांग्रेस में रहे हैं, डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस में रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस में रहे हैं, सभी रहे हैं कांग्रेस में। तो वो तो कोई खास बात उसको नहीं है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखेंगे इसमें कुछ 70% तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 15% 10% लोग कांग्रेस से आए हैं। और इस सदस्यता अभियान में उन्होंने मेहनत भी की है कुछ लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। और स्वाभाविक रूप से ये जो फार्मूला बनाया है, मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत अधिकृत फार्मूला ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के भी जो सक्षम लोग हैं और जो अच्छी तरीके से धारा में मिल गए हैं, उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। बाकी जो लोग नहीं मिले हैं उनकी संभावना कम दिख रही है, और एक लंबी कतार तो है ही उसमें। तो कुल मिलाकर के नियुक्तियों की प्रतीक्षा जो थी, अब उम्मीद की जा रही है कि एक आध महीने में 2 महीने में ये नियुक्तियां हो जाएंगी, जिसकी चर्चा बहुत चली है। लेकिन ये 30-70 का फार्मूला तो मुझे लगता नहीं है कि 30% कांग्रेस के होंगे और तो एडजस्ट तो 70% करना ही भाजपा के पड़ेगा ना। होंगे। कांग्रेस में हमने देखा पिछली बार कितने सिंधिया के साथ आए थे, और कुछ मेहनती भी हैं, कुछ मंत्री नहीं बन पाए हैं, कुछ पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं, हमने संगठन में भी देखा है। तो ऐसी संख्या तो है। यदि वो कह रहे हैं 5.5 लाख लोग आए हैं, तो 5.5 लाख तो हम नहीं कह रहे हैं कि सबको दे देंगे आप, लेकिन 30% तो निकल ही आएंगे उसमें से। हाँ, निश्चित रूप से नहीं, इतने तो खैर निकल आएंगे और हिसाब लगाएंगे तो इसके आसपास बैठ जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो अब सूचियां बन रही हैं उनके पास जो अभी सूची बन रही है, उन सूचियों में ऐसे सुनने में आया है, अब सच तो आप अपने आंख से पता लगाइए, कि उन्होंने विधायकों से, सांसदों से और जो संगठन, जिले में संगठन के प्रभारी हैं, उनसे नाम मांगे हुए हैं। तो अगर उनके जो नाम आएंगे उस आधार पर फिर वो छटनी होकर के फिर वो नाम तय हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय काम तो उनके यहाँ चल रहा है, एक पूरी टीम लग गई है नामों को छांट करके फाइनल करने के लिए। अब देखते हैं कि किस किस के भाग्य जगते हैं, किस किस के नहीं जगते हैं। लेकिन एक बात मुझे जो लग रहा है कि 30-70 में कांग्रेस या भाजपा तो ठीक है, लेकिन कम से कम 30% 40% बिल्कुल नए फ्रेश चेहरे हो सकते हैं, जिनकी किसी को कल्पना भी नहीं होगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में किसी को कल्पना नहीं थी कि कौन बन जाएगा, या मोहन नागर जी को अभी लिया है, तो मुझे जो लग रहा है कि करीब 25% 30% लोग बिल्कुल फ्रेश होंगे, जो निचले स्तर पर जमीन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के कार्यकर्ता हैं। जी, तो फ्रेश चेहरे भी होंगे प्रभु जी। लेकिन सीएम ने अभी कहा था कि ज़्यादा सदस्य बनाओ, परफॉर्मेंस के आधार पर हम नियुक्तियां करेंगे। तो यहाँ परफॉर्मेंस के आधार पर नियुक्तियां होंगी या एडजस्टमेंट होगा? देखिए ब्रजेश जी, जो मुख्यमंत्री ने कहा था, तो मुख्यमंत्री ने ये भी बताया था कि वो किनके लिए उन्होंने वो बात कही है। दीनदयाल अंत्योदय समितियां जैसी जो निचले लेवल की समितियां हैं सरकार की, एल्डरमैन भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा पद नहीं होता है नगर पालिका वगैरह में एल्डरमैन का। तो ये जो निचले स्तर के जो पद हैं उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो ज़्यादा सदस्य बनाएगा उसको वहाँ रख लेंगे। निश्चित तौर पर यदि हम बड़े नेता की बात करें तो आज कांग्रेस से जो बीजेपी में आज सबसे बड़े नेता यदि हम देखने प्रदेश में तो सुरेश पचौरी हैं। अब सुरेश पचौरी इस क्राइटेरिया में तो फिट नहीं हो सकते कि वो ज़्यादा सदस्य बनाने के लिए गली गली घूमते ही रहें, खाना पीना छोड़ दें, सोए नहीं पूरे महीने भर और गली गली घूम के सदस्य बनाए, कि उनको पद चाहिए। कद भी उनका ऐसा है कि निगम मंडल से भी तो ऊपर का बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल इस तरीके के जो नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, या जो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे प्रदेश स्तर के बड़े, तो उनके लिए निश्चित तौर पर इन निगम मंडलों के जो नियुक्तियां होंगी, ये वहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। और ये ओबलाइज करने के पद हैं। ये निगम मंडल में बगैर नियुक्ति किए भी सरकार का काम वैसा ही चलता है जैसा निगम मंडल में आप किसी को बैठा कर चला सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है, जो मैंने देखा इतने साल की अपनी प्रशासनिक रिपोर्टिंग में, कि निगम मंडल में आप राजनीतिक नियुक्तियां करने के बाद क्लेश और बढ़ता है, खर्चा भी बढ़ता है, क्लेश भी बढ़ता है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। क्योंकि कई बार जो है अध्यक्ष, चूंकि वो तो अपने लाभ का पद मान के चलता है, वो हालांकि सरकार ने उसको लाभ की पद की सूची से बाहर कर रखा है तकनीकी तौर पर, लेकिन उसके लिए तो लाभ का ही पद है। तो उसको लाल बत्ती वाले की सुविधाएं मिलती हैं, मंत्री का दर्जा मिल जाता है, राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता है, उसको लिए एक अपना बहुत बड़ा आसमान हो जाता है अपना खुद का, जहां वो अपना राज चलाना चाहता है। वो आगे विधायक का चुनाव लड़ना है, उसके संसाधन भी जुटाने के लिए कई लोग उस पद का उपयोग करते हैं। तो हमने देखा कि विधायक बने भी हैं उसी जगह से जहाँ। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर वो जो नियुक्तियां हैं वो ओबलाइज करने की नियुक्तियां, और यहाँ पर जो फॉर्मूले की जो बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके से वहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा से कांग्रेस से आए हुए लोगों को आप जब ले रहे हैं पदों पर, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। तो पार्टी लगभग ये तय कर रही है कि ज़्यादा लोग हमारे जाएं,
लेकिन जो आए हैं उनको भी हम दरकिनार ना करें कि वो वापस लौटने लगे और अगले चुनाव के समय ये संकट खड़ा हो जाए कि भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कोई सबका जो है मिट्टिया मिट कर दिया जाता है उनको, तो वापस लौटने की स्थिति आ जाती है। तो उससे बचने के लिए ऐसे जो चेहरे हैं, जो प्रमुख पदाधिकारी रहे हैं या प्रमुख नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं ओबलाइज करने की प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। और ज़्यादा नियुक्ति की बाकी का जो फार्मूले की बात है ब्रजेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम आजकल ऑनलाइन है। आप यहाँ से सूची किसी और की भेज दीजिए, वो दिल्ली में जब सूची जाती है तो सिस्टम में वो देखते हैं कि भाई कोई ये कौन है पदाधिकारी, इसका बायोडाटा क्या है, कब से जुड़ा हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से वो नाम बदल भी जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है, जो न तो यहाँ के प्रदेश के नेताओं के हाथ में है न किसी के हाथ में। वो तो दिल्ली जो है अपने उनका कंप्यूटर जो तय करता है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी हमने देखा है जो केंद्रीय मंत्रियों के मंत्रालय हैं, जैसे रेल सलाहकार समिति हो गया या और भी नाबार्ड की समितियां, बहुत सारी समितियां जो हैं केंद्र सरकार की, उसमें मंत्री भी अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं कर पा रहा है। वहाँ जो नाम आ रहे हैं वो नाम भी वो जो सिस्टम बीजेपी का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उससे जो नाम आता है, जो संगठन के द्वारा भेजा जाता है, वही वहाँ पर जाकर उस लिस्ट में आ पा रहा है सदस्य के तौर पर। तो पूरा बहुत चाक चौबंद बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो टीम है इसने कर रखा है। तो हो सकता है वो नीचे तक भी यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यहाँ पर भी हाथ वैसे ही कस जाएंगे यहाँ पर भी। तो रमेश जी, यदि कंप्यूटराइज सिस्टम है तो फिर तो और जल्दी नियुक्तियां हो जाना चाहिए कि भाई एक सिस्टम बनाई हुई है, आपको चटनी करना है, बटन दबाना है, आपके निकल आएंगे कितने निगम मंडल में इनकी नियुक्ति कर देते हैं, ये हमारे पदाधिकारी हैं ये। तो फिर देरी क्या? देरी की वजह क्या कांग्रेस से आए लोग हैं? क्या कोई डर है कि भाई फिर से नाराजगी उभर के सामने आने लगेगी बीजेपी के नेताओं में, तो ये चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या वजह है? अब तक तो हो सकता था भाई। नहीं, मुझे जो लगता है कि कोई डर का तो कोई उसमें कारण है नहीं। हाँ, मगर आप अगर ये देखें कि भाजपा संगठन और सरकार जो भी वो निर्णय लेती है, उन निर्णयों में उनको लाभ हो कि नुकसान हो उसकी परवाह नहीं करते। डर तो मुझे नहीं लगता कि संगठन के निचले स्तर पर, भीतर के स्तर पर, लेकिन नियुक्तियां तो लाभ को देखकर ही की जाती है ना, कि क्या फायदा होगा। यदि आपने कहा कि नए लोगों को देने वाले हैं 40%, तो वो नए इसलिए कि नई पीढ़ी आके खड़ी हो। अच्छा भाई साहब, हाँ निश्चित रूप से जी ये जो मैं ये जानना चाह रहा था रमेश शर्मा जी कि बगैर निगम मंडल के अभी तो चल ही रहा 8 महीने से काम, किसी को नियुक्त नहीं किया। हमारे यहाँ बहुत सारे आयोग हैं जिसमें 3-3 साल से खाली पड़े हुए हैं, काम तो आपके सुचारू चल रहे हैं, तो फिर क्यों एक आदमी को वहाँ पर बैठा के, आप 100-200 लोगों को वहाँ पर बैठा के उनको सैलरी दीजिए, एक आदमी के पीछे दर्जा देते हैं तो 5 लोगों का स्टाफ दीजिए, उसको गाड़ी घोड़ा सुविधाएँ दीजिए, खर्चा बढ़ाने की जरूरत क्या है फिर उसको? यदि जब उसकी जरूरत ही नहीं है, जब उसके बिना बहुत सुचारू काम चल रहा है, तो केवल एडजस्टमेंट है ना, ये केवल पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है ये। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कह सकते हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर नियुक्ति अगर नहीं होगी तो उनका काम नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए बाल आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, तो खाली पड़े हुए हैं, चलता है। खाली पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो हाँ निश्चित, तो खाली अगर पड़े हैं तो वो काम भी सारा लटक रहा है, लंबी फाइलें वहां पर इकट्ठी हो गई है। नहीं, आपको महिलाओं की समस्याएं यदि सुलझानी ही ना हो, आयोग के पास जाए नहीं, आयोग की अनुशंसा तो सरकार के खिलाफ ही हो जाती है, सरकार की तारीफ तो आयोग करते नहीं है, तो इसलिए बंद है। अब भीतर की जो भी स्थिति है, बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं है भीतर क्या चल रहा है, लेकिन बाहर का जो मैं बता रहा हूँ, तो वो जो है, ये जो नियुक्तियां अगर होती हैं, नियुक्तियों के उद्देश्य 2 ही होते हैं। एक तो जो कर्मशील कार्यकर्ता रहते हैं उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, और जिन निगम मंडलों में नियुक्ति होती है तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी रहती है वो एकदम सिर उठा करके जो काम करती है, कहीं ना कहीं उसमें संतुलन, थोड़ा जन भावनाओं का, जन भागीदारी का संतुलन बना रहता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि मंडलों में जिन दिनों नियुक्तियां नहीं होती थी उन दिनों कई बार एमडी से किसी से मुलाकात तक नहीं होती थी, जरूरतमंदों को चपरासी भगा देते थे। जब से ये नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ है, कम से कम आम आदमी उन निगम मंडलों में पहुंच जाता है। लेकिन वैसे अब तो नियुक्ति की इसकी जरूरत ही नहीं है ना, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, सबके ईमेल बने हुए हैं, आप शिकायत कर दीजिए, सबको वो जो है सीएम हेल्पलाइन में कर दीजिए, समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। और यहाँ तो ये बिल्कुल नहीं होता, वो सारी पड़ी रहती हैं भाई। उनको जो ऑनलाइन समस्या का समाधान होता है उनको भी तो कोई देखने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? सीएम सचिवालय है ना भाई साहब, सीएम का पूरा सेक्शन काम करता है, जन सुनवाई हर हफ्ते होती है, हर दफ्तर में, तो उसके लिए अब किसी व्यक्ति को मिलने की जरूरत ही नहीं वहाँ पर जाके कि आपको अध्यक्ष से ही मिलना है तो ही काम होगा। बगैर अध्यक्ष के भी काम चल ही रहे हैं, हमने देखा बीच में पहले भी चले थे, अभी भी 8 महीने से चल रहे हैं।
देखिए, हर काम सीएम सचिवालय से, सीएम हेल्पलाइन से नहीं हो सकता है। जो गांव के स्तर के गांव है वो गांव के स्तर पर हो, किसी निगम मंडल के स्तर के, मान लीजिए बीडीए का कोई काम है तो वो बीडीए के स्तर पर ही काम हो, और नर्मदा विकास प्राधिकरण का है तो वो उसी के तहत काम हो, तो एग्रो का कोई काम है तो वो उसी के तहत हो। तो हर काम अगर सीएम से ही होगा तो वो संभव नहीं है। भाई साहब, भोपाल का उदाहरण भाई साहब कल के न्यूज़पेपर में है कि जो चौराहे पे जो ठेले लग जाते हैं, जो गुमटियां लगा दी हैं, जो रास्ता जाम करती है, ट्रैफिक जाम करती है, उसको हटाने का भी काम जब सीएम की हेल्पलाइन में शिकायत हुई तब हुआ है, क्योंकि नगर निगम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है। इस प्रदेश में जो भी सुधार के काम है, क्योंकि इसकी तारीफ की जाए भाई साहब, सीएम हेल्पलाइन इतना अच्छा काम कर रही है आपको कि वो जो आप उसमें शिकायत दीजिए, समाधान होगा ही होगा, या आपके दरवाजे पे वो खड़े होंगे या आप शिकायत वापस ले लीजिए। उसका तो तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है, या तो काम होना है या आपसे माफी मांग के शिकायत वापस कराएंगे वो। देखिए, प्रजातंत्र में व्यवस्था विकेंद्रीकृत होना चाहिए, और ये जो एक आध जगह हो गया होगा, बाकी निचले स्तर पर आप देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश भर में जो नगर निगम है, वो पार्षद है, वो काम कर रहे हैं। एक आध जगह कुछ हो गया होगा जिसके वजह से नहीं हुआ है तो वो मीडिया में वही खबरें आती हैं। आप मुझे बताइए, इतनी नगर पालिकाएं हैं, कितने नगर निगम है, कितने चौराहे हैं, कितने इंक्रोचमेंट है। अगर सीएम हेल्पलाइन इसी में लग जाएगा तो बाकी कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, और अगर सारा काम वहीं लेना है तो फिर एक लंबी टीम वहां लगेगी। तो वहां भीड़ बढ़ाने के बजाय ये भीड़ केंद्रीकृत हो, जिलों में हो, प्रदेश में हो, निगम मंडलों में हो, तो निगम मंडलों की नियुक्ति होने से कार्यकर्ता को भी उत्साह मिलता है और लोग आसानी से उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो उत्साह तो मिलता है प्रभु जी, लेकिन एक नाराजगी भी आती है। जब हमने देखा है नियुक्तियां होती हैं उसके बाद एक उबाल आता है, नाराजगी के स्वर तेज हो जाते हैं। तो बीजेपी को ये भी सता रहा होगा कि पिछली बार भी नाराजगी के स्वर तेज हो गए थे, कुछ नेताओं ने स्वर तेज किए थे कि सब कांग्रेस के ही लोग ले गए। अभी भी वो एक वजह रहती होगी, उसको भी ध्यान में रखकर नियुक्तियों के चयन प्रक्रिया को देखा जा रहा होगा। देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी का मूल कार्यकर्ता वो गाय है जिसको कोई और ठौर नहीं है, उसको लौट के अपने थान पे ही आना है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता, वो तो उसको ना कांग्रेस स्वीकार करेगी ना और कोई दल स्वीकार करेगा, वो बीजेपी में ही रहेगा। वो जहाँ पे, हाँ, वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जहाँ बीजेपी में है, चाहे जैसे भी रहे, वो बीजेपी में ही रहेगा, वो इसके बाहर नहीं जा सकता है। जो बड़े नेता हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, आप बड़े नेताओं को यदि टिकट नहीं मिला, पद नहीं मिला, तो वो जरूर जा सकते हैं, उनको कोई दूसरा दल ले भी सकता है, क्योंकि वो एक प्रचार करने का माध्यम बन जाते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो नाराज नहीं हो सकता बीजेपी से, वो तो हर जही विधि राखे राम तही विधि रहिए वाली स्थिति में वो यहाँ पे खुश रहता है। वो दावेदारी जरूर करता है, बिल्कुल, वो दावेदारी जरूर करता है, पोस्ट के लिए कोशिश करता है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो एक दो दिन का दुख मना के फिर वो पार्टी जो काम देती है उस काम में लग जाता है। उसको ये लगता है कि पार्टी ने मेरा ध्यान तो रखा कि मेरे को अभी भी काम दे रही है, नहीं तो वो तो घर बैठा देती, ये सोच के कि मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं तो उनको काम नहीं दिया, मुझे दिया, यही सोच के वो खुश रहता है। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता का मूल नेचर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराजगी का भाव नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही है जो रमेश शर्मा जी ने कहा कि उत्साह बढ़ाने के लिए ये पद है, केवल उत्साह ही बढ़ता है कार्यकर्ताओं का कि उसको मिल गया, मुझे भी अगली बार मिल सकता है, या उस जिसको मिला वो उसको जिम्मेदारी दे दी जाए कि और बेहतरी से आप काम कीजिए। बाकी इन पदों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं लगता मुझे कि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम इतनी अच्छी चल रही थी, इन राजनीतिक नियुक्तियों के चलते ये स्थिति हो गई कि सड़क परिवहन निगम बंद हो गया, बसों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब BRTS आ गया, तरह तरह के वो बसों के बस सिस्टम सरकार ले आई है। आप ये देखिए कि पूरे ठेके पे चले गए हैं। जो जनता की, महाराष्ट्र का सड़क परिवहन निगम काम कर रहा है, राजस्थान का काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का काम कर रहा है, सिर्फ मध्य प्रदेश के ही सड़क परिवहन निगम में ऐसी क्या खराबी थी कि जो चल नहीं पा रहा था, जो कि जनता की सेवा के लिए। तो भी एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो इस तरीके का होता है। लेकिन तेंदुपत्ता से जुड़ा हुआ जो ये लघु वनोपज संघ है, वहाँ पे यदि नियुक्ति नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पे नियुक्ति होनी चाहिए। सहकारिता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर कि स्वस्थ परंपरा से चुनाव होकर लोग चुनकर आते थे, वहाँ के चुनाव होने चाहिए, वहाँ पे नियुक्तियाँ बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो आखिरी जो अंत्योदय का फार्मूला है उस पर काम करने वाली ये आयोग संस्थानें हैं जो नीचे तक जाकर काम करती हैं। वो अंतिम व्यक्ति जो है उसकी मदद के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे जगह पर फोकस करना चाहिए जो केवल सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, खर्चे के बाहर हैं। वहाँ पे नियुक्तियाँ जैसे अभी काम चल रहा है बिना नियुक्ति किए चला सकते हैं, लेकिन आपको करनी है तो कीजिए, लेकिन जो फार्मूला आपने बनाया उसके अनुसार ही होनी है निश्चित तौर पर। वो तो जल्दी से जल्दी कीजिए जिससे कि एक गति मिल सके कामकाज को और सुचारू रूप से काम हो सके। तो ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं रमेश जी कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हो जाएंगी। तो जैसा आपने कहा कि युवाओं को नए चेहरे भी आएंगे, तो संघ से जुड़े लोगों को हमने पिछली बार देखा था, अचानक उनको निगम मंडलों में पहुंचा दिया था, तो इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा?
हाँ, निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ता संगठन भी तो होंगे। और एक बात अगर प्रभु जी की बात में जोड़ना चाहता हूँ, कुल 90-92 ऐसे पद हैं जहां पर नियुक्तियां होती हैं। उस 90-92 में से केवल 24-25 ऐसे हैं कि जहां कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। नियुक्ति हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, उनको कोई नाम मात्र के हैं। बाकी लगभग 70-75 स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति बैठता है तो वो काम करता है, और अगर नियुक्ति नहीं होती है तो वो फिर काम ठप्प ही हो जाता है, वो कोई नहीं कर पाता, सरकार कोई भी रहे। तो कुल मिलाकर के वो थोड़ा सा अच्छा, संयोग की बात यह है कि जो ऐसे निगम मंडल हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे, नाम मात्र के हैं, वो मीडिया की नजर में रहते हैं और उनका मुख्यालय भोपाल रहता है। बाकी जो वो दूसरे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, रात दिन एक करके वो काम करते हैं, तब वो कामों के निपटारे होते हैं। और दूसरा, जहां तक ये संघ का कार्यकर्ता का कहा है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है जो संघ से आया है, वो उसकी बहुत ज्यादा इच्छा हो सकती है, कई बार इच्छा हो जाती है कि ठीक है फला को लड्डू मिल रहा है तो मुझे भी मिल जाए, लेकिन उसका मूल उद्देश्य लड्डू नहीं होता। उसका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति को काम करने के उद्देश्य से वो सार्वजनिक जीवन में आता है, इसलिए वो दूसरी जगह कहीं एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इस बार जो मुझे जो लग रहा है, जो नियुक्ति हो रही है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं 30% कांग्रेस का सही हो, 30-35% मान करके चलिए जो कैडर का कार्यकर्ता है, जो बिल्कुल संघ से आया हुआ है, समर्पित भाव से काम करता है, वो उसके नाम जरूर होंगे। और वो कई ऐसी जगहों पर भी हो सकते हैं जो पब्लिक में बहुत ज्यादा लाइट आते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं, वो उसमें की नियुक्तियां संघ से आए हुए जो कैडर का कार्यकर्ता है। क्योंकि भाजपा में भी 3 तरह का कार्यकर्ता है, एक तो जो संघ से आया है बिल्कुल कैडर का कार्यकर्ता है, दूसरा कांग्रेस से भी आया है, तीसरा वो है जो किसी राजनीतिक दल में नहीं था, सार्वजनिक जीवन में था, केवल भाजपा सत्ता में आ गई तो उस आकर्षण से आकर के कुछ उद्योगपति हो सकते हैं, कुछ व्यापारी हो सकते हैं, वो उसमें आ गई। वो 3 तरह के लोग हैं। तो मैं समझता हूं आप अगर देखेंगे तो एक संतुलन के साथ नियुक्ति होगी। परसेंटेज क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन नए चेहरे उसमें होंगे जिसको किसकी कल्पना, जिसकी कई लोगों की कल्पना नहीं होगी, ऐसे चेहरे होंगे। और वो चेहरे हैं जो मीडिया से दूर रह करके जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में काम करते हैं। जी तो प्रभु जी, संतुलन तो रहेगा, लेकिन हमने देखा कि पहले दिग्गजों के समर्थकों को भी एडजस्ट किया जाता था। तो क्या है, जिस तरह से कमजोर हुआ था संगठन, हमने देखा फिर शक्तिशाली हो गया। तो इस बार संगठन की चलते हुए देखेंगे आप नियुक्तियों में या नेताओं की? देखिए ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री और संगठन इसकी सहमति से नियुक्तियां होनी है। निश्चित तौर पे नाम संगठन के जरिए जाएंगे, लेकिन चूंकि आपने कहा तो एक पक्ष बिल्कुल वो है जो बार बार अपनी ताकत दिखा रहा है प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए थे बीजेपी में तो उनको अपने साथ 12 लोगों को मंत्री बनाया था, बाकी नेताओं को भी एडजस्ट कराया था। दोबारा सरकार बनी तो वो अपने लोगों को मंत्री बनाने में भी सफल रहे, कुछ खास लोगों को। इसके अलावा आप ये देखिए कि प्रभारी मंत्री जब सूची आई 8 महीने बाद, तो सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में उन्हीं के करीबी लोगों को प्रभारी मंत्री बनाया गया। तो निश्चित तौर पर वो अपने लोगों को एडजस्ट कराने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, और यदि वो कोशिश करेंगे तो जो तमाम बड़े नेता और आए हैं जो कांग्रेस से, उनका भी कुछ आपको जो है संतुलन साधते हुए उनके भी कुछ नामों को आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बीजेपी के तो बड़े नेता हैं, और बीजेपी के बड़े नेता हैं तो उनके लिए भी करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे जब तो संतुलन साधने की कवायद होगी। हाँ, ये जहाँ तक जो बात कही है कि नया कार्यकर्ता आएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी को ऐसे प्रयोग करने चाहिए, लेकिन जो भी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। कोई बाहरी ब्रजेश चौक से या प्रभु पटेरिया या रमेश शर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे आयोग में किसी के अध्यक्ष अचानक बनाकर लाल बत्ती पे दे दिए जाएंगे। जो भी होगा वो पार्टी के लिए काम करने वाला होगा, उसी कार्यकर्ता को एडजस्ट किया जाएगा जिसकी उपयोगिता आगे भी हो। कि जब आप नियुक्तियां करते हैं निगम मंडल में तो उस व्यक्ति को उस निगम के आधार पर उपयोगिता नहीं देखते हैं, आप उसकी राजनीतिक उपयोगिता देखते हैं कि इसका हमको उस हारी हुई सीट पे फायदा मिल सकता है, इसको उस जिले में फायदा मिल सकता है। तो ये तमाम समीकरण साथ के संगठन की सलाह से ये नियुक्तियां होंगी निश्चित तौर पर, और काम का फल मिलने वाला कह सकते हैं। बहरहाल हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो बीजेपी ने नियुक्तियों का फार्मूला सेट कर लिया है, बस नियुक्तियां होने वाली हैं, जल्दी ये खबर आ सकती है। कार्यकर्ता और नेता जो काम के हैं, काम के लायक हैं, या कह सकते हैं जिनसे जातीय संतुलन सत्ता है, क्षेत्रीय संतुलन सत्ता है, और संगठन का और पार्टी का भला होता है, ऐसे लोगों को पद मिलने वाले हैं। इंतजार कीजिए किस तरह का संतुलन बनाती है और किस तरह के फार्मूले पर बीजेपी अमल करती है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।